हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। आज हम प्राचीन भारत सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे लेक्चर पे हैं। इसमें हम आज प्राचीन भारत से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। ये क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन पे और ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधी, चौड़ी और सीधी थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो सड़क होते थे यानी शहरों की गलियां होती थी वो चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। सीधी इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक शहर, एक गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है। यानी वहां की सड़कें सीधी होगी और चौड़ी भी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडहर थे वो रावी नदी के तट पे पाए गए थे। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी नदी के तट पर था और ये पाकिस्तान के मोंटोगमो-मरी के स्थान पे पाया गया है। और फिर मोहनजोदारो जो कि सिंधु नदी पे हैं, सुतकागेंडोर जो कि दास्त नदी पे हैं, आमरी जो कि सिंधु नदी पे हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है। यानी ये अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, किस नदी के किनारे पे बसा नगर था, तो वो रावी नदी होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रावी नदी। अगला है, मोहनजोदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया कि मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पे पाया जाने वाला है। सिंधु नदी यानी ये पाकिस्तान में पाया जाता है, यानी भारत और पाकिस्तान होते हुए बहती है। और ये मोहनजोदारो जो कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी शहर थी मोहनजोदारो, वो सिंधु नदी के तट पर मतलब मिली है। यानी इसका खंडहर जो मिला है वो सिंधु नदी के तट पे मिला है। और मोहनजोदारो से याद रखिएगा कि मोहनजोदारो में ही सबसे बड़ा स्नानागार, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसमें भी मोहनजोदारो का प्रमुख स्थान था। अभी मैंने आपको बताया मोहनजोदारो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो यानी मोहनजोदारो से क्या क्या मिला था? विशाल स्नानागार, धन्नागार इत्यादि मिला था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी धन्यागार है। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछते कि कहां से सबसे बड़ा धन्नागार का साक्ष्य मिलता है, तो ये मोहनजोदारो होगा। यानी मोहनजोदारो से धन्नागार का साक्ष्य मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन्नागार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहां पे मिला? सिंधु सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार कहां मिला? तो ये भी मोहनजोदारो से ही मिला हुआ था। यानी मोहनजोदारो से ही ये भी विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार यानी कोठार जिसे बोल सकते हैं, जहां पे अनाज को रखा जाता था, ये सारी चीजें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। यानी मोहनजोदारो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था और वो उनकी लिपि काफी समृद्ध थी, उसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए ये पता नहीं चल पाया है कि वह कौन सी लिपि थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है कि ये कौन सी लिपि है। हालांकि कुछ इतिहासकारक अनुमान लगाते हैं
कि वो भाव चित्रात्मक लिपि हो सकती है, यानी वो चित्रों के माध्यम से अपने चीज़ों को व्यक्त करते थे, यानी ऐसे करके कुछ ऐसे करके, मतलब चित्र के माध्यम से वे व्यक्त करते थे, यानी भाव चित्रात्मक लिपि बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक उसका पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता यानी एक देवी की जो मिली थी प्रतिमा, जिसकी पूजा यानी मातृ देवी की उपासना की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की प्रतिमा मिली, यानी देवी माता, जिसके आधार पर हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो लोथल में था, यानी लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, यानी गुजरात जो कि समुद्र के किनारे में था, और यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता था, इसीलिए यानी लोथल इसका राइट आंसर होगा। यानी सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह जो मिला था वो लोथल से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि सिंधु घाटी से जो प्राप्त हुई मूर्तियां हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें एक थी नृत्य करती हुई मूर्ति, यानी नृत्य करती हुई एक महिला को दिखाया गया है, जो कि काफी ये बताता है कि शिल्पकला उस टाइम में काफी उन्नत थी, और ये मूर्तियां जो मिली है वो नृत्य करती हुई महिलाएं की, यानी महिलाओं की मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट मिला है? यानी लोथल में कौन सा, मतलब किस सभ्यता का पतन बंदरगाह मिला है? तो इस क्वेश्चन को हमने पीछे ही पढ़ा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल पतन यानी बंदरगाह जो कि लोथल में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अनाज भंडारण वाला थी, यानी ग्रेट गैनरी बोल सकते हैं, यानी यही था जिसमें अनाज भंडारण किया जाता था, वो सबसे बड़ा था, विशाल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट गैनरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र का था? तो कृषि ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि से भलीभांति परिचित थे और वो उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। वो नदी के किनारे सिंधु नदी के मैदान में रहते थे और वहीं पे कृषि करते थे, यानी कृषि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई थी, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति यानी 3 मुंह वाला देवता जो थे, बताया था आपको, 3 मुंह वाला देवता जिसके ऊपर सिंह था, नीचे में 2 हिरन था, गैंडे थे, मतलब बैल थे, ये सब था। तो ये पशुपति शिव थे, इस बात का साक्ष्य मिलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपति।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीला का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था ये चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मैसन, इनके द्वारा हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदारो का उत्खनन कार्य 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ था। राखलदास बनर्जी, यानी इन्होंने, राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी 1922 में, मोहनजोदारो की, जो कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित सभ्यता थी। और हड़प्पा जिसकी खोज हुई थी हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदारो की 1922 ईस्वी में हुआ था राखलदास बनर्जी के द्वारा। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो कपास की खेती का श्रेय सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कपास की सर्वप्रथम कृषि आरंभ की थी, और वस्त्र उद्योग इनके अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई था, जिसके बारे में हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले कपास की उपयोग आरंभ किया था, यानी कपास की खेती आरंभ की थी। इसीलिए कपास उपजाने का श्रेय जाता है सिंधु के वासियों को पहली बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हमने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी उनको कांसे का ज्ञान प्राप्त था। और कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन से। इसका मतलब तांबा का भी ज्ञान प्राप्त था। तो तांबा, कांसा और लोहे की मणिका के बारे में, सोने की मणिका के बारे में हमने पढ़ा है, यानी वो सोने का हार के रूप में उसका उपयोग करते थे। तो इसमें बचता है लोहा, जो कि उत्तर वैदिक काल में खोजी गया अयस्क था। इसीलिए लोहा सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक अपरिचित धातु थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, जिससे सिंधु सभ्यता के लोग नहीं परिचित थे। ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां पाया गया है? यानी कहां से हमें तराजू मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से हमें तराजू मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से हमें तराजू की अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। गेहूं और जौ से वो भलीभांति परिचित थे और उसकी खेती किया करते थे। और अगला था कपास। तो इनका मुख्य भोजन जो था वो गेहूं और जौ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे और वही उनका मुख्य भोजन था। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदारो को कहा गया है। मोहनजोदारो उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां से कई सारे अस्थियां मिली, यानी कई सारे लाशें मिली, यानी हड्डियों की ढांचाएं मिली, जिसके कारण इसे मृतकों का टीला कहा गया मोहनजोदारो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे 13 लाख सबसे करीबी है, वैसे 13 लाख ही हो गया, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा इसका नाम इसीलिए था, काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ी, यानी काली चूड़ियां मिली है, यानी काली चूड़ियां
यहाँ पे बनाई जाती थी, इसीलिए इसे कालीबंगा कहा गया। इसकी साक्ष्य हमें राजस्थान से प्राप्त होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, यानी कितने महत्वपूर्ण नगर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और चबूतरा था। यानी ये 6 जो थे वो महत्वपूर्ण नगर थे। यानी आपको नाम नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने महत्वपूर्ण नगर थे, यानी 6 महानगर थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियां थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। कल ही हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी मानी जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हमने अभी पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसमें तांबा, टीन यानी इसको मिला के कांसे का निर्माण करते थे, यानी इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूरे सिंधु सभ्यता को ही एक नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई है। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो ये सब एक शहर था, यानी महानगर की श्रेणी में आता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। यानी मुद्राओं यानी मुद्राओं का जो निर्माण किया जाता था वो किन चीज़ों से। तो वो टेराकोटा बोल सकते हैं, मिट्टी के तरह का ये एक होता था, काफ़ी स्ट्रांग मिट्टी, यानी चिकनी मिट्टी टाइप से बोल सकते हैं। चिकनी मिट्टी नहीं, यानी क्या बोलते हैं उसको हमको याद नहीं है, टेराकोटा ही याद रखिए। यानी टेराकोटा से बना होता था, जो कि काफ़ी मजबूत मिट्टी होती थी और उससे सिक्कों का निर्माण होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है। तो हड़प्पा कालीन मोहरें सेलखड़ी से बनी हुई है। तो सेलखड़ी क्या था, सेलखड़ी एक चट्टान था, वो सेलखड़ी वही मिट्टी वाला जो था, यही सेलखड़ी था, यानी इससे मोहरें बनी हुई होती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो मुख्य मनोरंजन था, खेल जो था वो शतरंज था। यहीं से हमें सर्वप्रथम शतरंज का साक्ष्य मिलता है, जिससे हम बोलते हैं कि भारत ही शतरंज की भूमि है। यहीं से शतरंज का आरंभ हुआ है, क्योंकि इसका सबसे पहला प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। उसमें दोनों तरह की ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। क्योंकि हमने आपको बताया था जब हड़प्पा में यानी पंजाब में लाहौर में रेल बिछा रहे थे अंग्रेज अफसर, तब उन्हें ईंटों का साक्ष्य मिला, कई सारे ईंटें मिली जो कि पक्के ईंटें थी। इसीलिए ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने होते थे। और भी खुदाई के बाद कई जानकारियां मिली, यानी इनमें दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, पीछे ही हमने पढ़ा है कि यह लोथल से, यानी लोथल गुजरात में पड़ता है, लोथल से हमें प्राप्त हुआ है तराजू का साक्ष्य मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शिव ही एक ऐसे देवता थे जो उस टाइम में उनकी पूजा की जाती थी, पशुपति शिव की उपासना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव का चित्र मिलता है उनकी मुद्राओं पे। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता से हमें घोड़ों का साक्ष्य मिलता है,
हाथी भी मिलते हैं सिक्कों पे यानी मुद्राओं पे, गाय तो थी ही, गाय और बैल। एक ऐसी जो पशु थी जिसका हमें साक्ष्य नहीं मिलता, वो है शेर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी किन चीजों में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी धरती माता का भी साक्ष्य मिला है जिसमें एक महिला के पेट से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृशक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? यानी किस देश की सभ्यता नहीं थी हड़प्पा सभ्यता? तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीनतम सभ्यता थी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट। ईरान नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी जिसमें ईरान नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदारो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदारो में काफी चौड़ी गलियां यानी सड़कें मिली हैं। तो इसकी जो चौड़ाई थी वो 10.5 मीटर थी। 10.5 मीटर चौड़ाई थी, जो कि काफी चौड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी जो मिला है वो हरियाणा से हमें प्राप्त हुआ है। यानी हरियाणा में हमें राखी गढ़ी मिला है, जो कि एक सिंधु सभ्यता की ही एक स्थल थी, महत्वपूर्ण स्थल थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? यानी लंबाई, चौड़ाई, विकास के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदारो, जहां से हमें कई सारी चीजों का साक्ष्य मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनो था। अल्लाहदीनो, जिसका उतना चर्चा भी नहीं मिलता है। अल्लाहदीनो ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? यानी सबसे पवित्रतम पशु किसे माना जाता है? तो ये हम कैसे जानते हैं पवित्रतम पशु? क्योंकि सिक्कों पे जो जिस पशु का हमें संकेत मिलता है वो है कुवड़ वाला बैल और श्रृंगयुक्त पशु। श्रृंगयुक्त यानी एक सिंह वाला पशु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुबर वाला बैल और श्रृंगयुक्त पशु, जो कि हड़प्पा सभ्यता। आज तक भी वो बैल पूजनीय था, यानी वो प्राचीनतम सभ्यता कुछ दिनों आज तक भी जीवित है भारत में। आज तक भी कुबर वाला सांड को पूजा जाता है, यानी पूजनीय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है जो खेतों में हल जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? यानी खेतों में हल जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? ये हमें राजस्थान के कालीबंगा से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है, क्योंकि वहां पे हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है और हल भी मिलते हैं। हल जो कि मिट्टी के और लकड़ी के इस तरह के कुछ हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित एक नगर था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग
मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं वो अक्सर लाल रंग के मिले हैं। जैसे कुछ मृदभांड मिले हैं जो कि लाल रंग से रंगे होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, यानी लाल रंग से वो मिट्टी के बर्तनों को रंगते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर जॉन मार्शल, जिन्होंने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने जब हड़प्पा का खोज किया था। फिर राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदारो की खुदाई आरंभ की। तो ये सर जॉन मार्शल साहब की अगुवाई में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर थी, सबसे बड़ा शहर था, वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह सिंध प्रांत के लारकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध पाकिस्तान। और वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पंजाब में मिला है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में से हमें हड़प्पा का साक्ष्य मिलता है, यानी हड़प्पा सभ्यता वहां पर थी। और मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो हड़प्पा के वासी सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ किए। हम उसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं क्योंकि कांसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, यानी कांसे एक इंपॉर्टेंट मेटल बन चुकी थी। लेकिन तांबे का जो हमें प्रारंभ मिलता है, सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, वो हमें इसी सभ्यता से प्राप्त होता है। यानी उन्होंने तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और तांबा और टीन से ही वो कांसा बनाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह हमने तुरंत पढ़ा है कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस समय का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। वो व्यापार किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम देखते हैं आज भी गुजराती और सिंधियों के ब्लड में बिजनेस दौड़ता है, क्योंकि वो पूर्व काल से ही वे लोग व्यापार में काफी पारंगत थे, यानी व्यापार करते आ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? मोहनजोदारो का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसके कारण ही उसका नाम मोहनजोदारो पड़ा था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ हमने आपको पहले बताया है कि काली रंगा होता था, काली रंग की चूड़ियां, जो कि कालीबंगा हमें राजस्थान से मिली हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली रंग की चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता था। ये क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो। हड़प्पा के मोहनजोदारो शहर को सिंध का बाग कहा गया है। मोहनजोदारो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नगर था पूरे सभ्यता का। तो आज हमने कुल 51 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 50 बोला था, एक एकदम बोनस में कंप्लीट किए हैं। तो आज हमने टोटल 51 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें से ही 99% क्वेश्चन प्राचीन भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाला अगर चैप्टर से पूछेगा तो 99% क्वेश्चन इसी से रहेगा। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आगे की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता आज हो गया, तो अगला हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यानी वैदिक सभ्यता जो कि एक आर्यन सभ्यता थी, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जो कंप्लीट किया उसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा और पूरा याद हो जाएगा जिससे। चलिए आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।